everyone. I have started a new YouTube channel. The name of the channel is Profit Calls. मेरा जो लक्ष्य है वो नए इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को उनकी जर्नी स्टॉक मार्केट में उसमें गाइड करना है. So I have decided that I will start with the basics of the stock market, and after that I will gradually start explaining the nitty-gritties involved in operating in the stock market, which will also include explaining concepts like options, futures, derivatives, and trading and investing strategies over the course of this series. After I have covered these topics, I will also start to explain how to create your own data models and strategies so that it may help you to become a successful investor or trader. So all these things I will start doing after I have covered the basic concepts of the stock market. Now, let me introduce myself to you first. Basically मैं data analyst हूँ, मुंबई में काम करता हूँ, and I have been involved in the stock market since the last 12 years. So आप समझ लो कि 2008 से लेके अभी मेरे को 12 या 13 साल हो चुके हैं स्टॉक मार्केट्स को ऑब्जर्व करते हुए या फिर स्टॉक मार्केट्स में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करते हुए. सो 2008 का जो क्रैश है वो भी मैंने देखा हुआ है. फिर 2018 की इंडिया के बजट के बाद जो डाउनवर्ड मूवमेंट निफ्टी में हुआ था वो दैट ऑल्सो आई हैव एक्सपीरियंस्ड. एंड नाउ जो मार्च 20 में क्रैश हुआ मार्केट का, सबको पता है कि निफ्टी जो इंडेक्स है वो 7,600 पॉइंट्स गिर गया था. सो ऑल दीज थिंग्स उसके बाद एक शार्प रिकवरी भी आई थी. तो ऑल दीज जर्नीज आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ, एंड एट दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज invested in the stock markets. So, and over the course of last 12 years, I have learned new things, many new things, which I would like to share with all the new investors and traders out there in the market and who are searching for new concepts and new strategies that will make them profitable in the market. So first, I will cover the basic concepts of what is stocks. So stocks अब जब आप ओन करते हो so basically हो क्या रहा है कि जब भी आप स्टॉक्स किसी कंपनी का खरीदते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने रिलायंस का स्टॉक खरीदा तो आप उसके एक हिस्सेदार बन जाते हो. तो कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं, कंपनी के पास जितने भी प्रॉफिट्स आते हैं इन फ्यूचर, सो उसमें उन सारी चीज़ों में आपकी हिस्सेदारी खो जाती है. सो अ स्टॉक वी कैन से दैट इट इज़ अ सिक्योरिटी that represents the ownership of a fraction of a corporation, which will in turn entitle the owner of the stocks to a share in the assets and profits, which will be equal to the number of stocks that individual owns. Now, units of stocks are also called shares. इसमें एक चीज़ नोट करने की है कि जो अमेरिकन इंग्लिश होता है उस पर स्टॉक्स ही बोला जाता है, बट वो ब्रिटिश इंग्लिश होता है तो फिर उसको शेयर्स भी बोला जाता है. सो इंडिया में हम लोग दोनों को इंटरचेंज करके यूज़ करते हैं, कभी स्टॉक्स भी बोलते हैं, कभी शेयर्स भी बोलते हैं. सो जनरली इंडिया में क्या होता है, जो स्टॉक्स का रेफरेंस होता है वो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के लिए होता है. पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी मतलब जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, फॉर एग्जांपल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इस पर जो लिस्टेड कंपनीज है उनके बारे में रेफर किया जाता है. बट इसके अलावा भी जो प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज होती है उनमें भी शेयर्स का कॉन्सेप्ट होता है, बट वो ट्रेड नहीं होती है मार्केट में. Now again, I've already explained that stock is a claim on the company's assets and earnings. The more stocks you have, the greater your claim will be as an owner. Now coming to what are the shareholders. So basically a shareholder is an individual or company that legally owns one or more shares of stocks in a joint stock company. So इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल रिलायंस का एक भी शेयर लिया
तो आप एक शेयर होल्डर हो गए, आपको प्रॉपर रिपोर्ट्स आएंगे और जो भी बोर्ड मीटिंग्स का इंफॉर्मेशन होगा, अगर कुछ वोटिंग करना है जिसमें शेयर होल्डर्स का वोट्स रिक्वायर्ड है उनके लिए भी आपको प्रॉपर ईमेल्स आएंगे। सो वो सब शायद सारे शेयर होल्डर्स को ही जाते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शेयर होल्डर के पास एक शेयर है या फिर उसके पास 100 शेयर है, ये इन्फॉर्मेशन सबके पास जाती है। और जो वोटिंग राइट्स होते हैं दैट इज़ यूजुअली इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज़ हेल्ड बाय दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर। सो वी कैन से दैट बोथ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, दैट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज have shareholders. Shareholders are granted special privileges, some of which are the right to vote on matters such as elections to the board of directors. जब भी board of director का इलेक्शन होना होगा तो आपके पास एक मैसेज जाएगा, ईमेल जाएगा, जिसमें आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड ये सब दिया हुआ होगा एंड उसका यूज़ करके एक पोर्टल का लिंक दिया हुआ होगा, उसको यूज़ लॉगिन आईडी पासवर्ड का यूज़ करके आप उस पोर्टल पे जाके आप वोटिंग भी कर सकते हैं। And whenever all these activities are taking place in the company, your vote will be considered while deciding whether to go with these decisions or not. The right to share in distribution of the company's income, the right to purchase new shares issued by the company, and the right to a company's assets during a liquidation of the company. तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जब भी लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी होता है, सो इन दैट केस कंपनी जब भी लिक्विडेट हो रही है, मतलब कंपनी बंद हो रही है, सो कंपनी के पास कुछ अगर डेट है तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने उस कंपनी को उधार दिया है उनका पहला हक बनेगा। सो क्रेडिटर्स विल बी फर्स्ट व्हेन इट कम्स टू द राइट टू अ कंपनीज एसेट, उसके बाद शेयर होल्डर का राइट आता है। सो मोटा मोटा ये है कि जो भी शेयर होल्डर है इन अ कंपनी, इन अ स्पेशली इन अ लिस्टेड कंपनी, सो उसके पास काफ़ी राइट्स हो जाती हैं, उसके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन हो जाता है। ना इसमें एक वॉरेन बफे का एक कोट है कि इफ अ बिजनेस डज वेल द स्टॉक्स इवेंचुअली फॉलोज। तो कभी कभी क्या होता है जो हम लोग मार्केट में देखते हैं कि कोई नॉन परफॉर्मिंग कंपनी है, जिसको पेनी स्टॉक्स भी बोलते हैं मार्केट में, वो परफॉर्म नहीं करती है, मतलब उसका प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देखिएगा तो उसे ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि वो कंपनी परफॉर्म कर रही है। बट उसका कभी कभी ऐसा होता है जो स्टॉक प्राइस राइज करता है वो एक्सेप्शनली कभी कभी ऊपर बढ़ जाता है, कभी नीचे क्रैश कर जाता है, बट वैसा होना नहीं चाहिए। सो आइडियली जो एक अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी के केस में क्या होता है कि पहले बिजनेस अच्छा करता है उसके बाद स्टॉक प्राइस बढ़ना चालू होता है, या फिर पहले बिजनेस खराब करना चालू होता है उसके बाद स्टॉक प्राइस गिरना चालू होता है। सो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा व्हेन वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग विच स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन। एंड जो भी हम लोग का रडार पे है इन्वेस्ट करने के लिए कंपनीज, उसको एनालाइज करने के लिए भी ये फार्मूला यूजफुल होगा। उसके बाद वॉरेन बफे ये भी कहते हैं कि इन्वेस्टर शुड एक्ट एज दो ही हैड अ लाइफ टाइम डिसीजन कार्ड विद जस्ट 20 पंचेज ऑन इट। मतलब जो भी, इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी कोई नया इन्वेस्टर है वो डिसाइड करता है कि मेरे को किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो उसको काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी पैरामीटर्स का ध्यान में रख के वो कंपनी सेलेक्ट करना चाहिए। जब भी आप रैंडम कंपनी सेलेक्ट करोगे या फिर केवल प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे कंपनी सेलेक्ट करोगे तो उसमें मैक्सिमम चांसेस है कि आपको लॉस होगा। कमिंग टू कितने तरह के स्टॉक्स होते हैं, एंड स्टॉक्स आर नंबर्ड इन शेयर्स। सो इसमें ऐसे तो इसके अलावा भी टाइप्स ऑफ स्टॉक्स होते हैं, बट हमारे काम की चीज़ें हैं केवल दो, जिसमें कॉमन स्टॉक्स होते हैं विच इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्टॉक्स, जिसको हम और आप ओन कर सकते हैं, जो भी मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है उसको खरीद सकते हैं, जिसका इंटाइटलमेंट होता है कि 1 वोट पर शेयर होगा और डिविडेंड विल नॉट बी गारंटीड। सो अगर डिविडेंड कोई कंपनी डिक्लेयर करती है कॉमन कॉमन शेयर होल्डर्स के लिए या फिर ऐसे शेयर होल्डर्स के लिए जिनके पास कॉमन स्टॉक्स हैं, तभी आपको वो डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी देयर। अभी एक सेकंड कैटेगरी ऑफ शेयर्स होता है प्रेफर्ड स्टॉक्स का, जिसमें डिविडेंड फिक्स होता है बट इट मे और मे नॉट इंक्लूड वोटिंग राइट्स। सो कॉमन स्टॉक्स में आपको वोटिंग राइट्स मिलता है, जो भी डिसीजन मेकिंग पावर्स बोर्ड के पास होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पिछले वाली स्लाइड में भी कवर किया हुआ था कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना है या फिर एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करना है,
सो ये सब में कॉमन स्टॉक होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो वोटिंग राइट्स प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के पास भी रहे। बट जब डिविडेंड का सवाल है तो कॉमन स्टॉक होल्डर के पास डिविडेंड की कोई गारंटी नहीं होती है, बट प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के पास डिविडेंड की गारंटी होती है, क्योंकि उनको एक फिक्स डिविडेंड मिलता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं शेयर लेता हूँ टाटा मोटर्स का, जिसने पिछले कुछ सालों में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, तो उसमें कॉमन स्टॉक होल्डर्स को तो कुछ भी नहीं मिल रहा, बट जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं उनको फिक्स्ड इनकम मिलेगा डिविडेंड के तौर पर। नाउ कमिंग टू व्हाई वन शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स। नाउ जनरली देखा ये जाता है कि जो भी आपको रिटर्न मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में एफडी करते हो तो उसका रिटर्न आज के डेट में 5 या 6% के आसपास चल रहा होता है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो एफडी का भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट वेरी करता है, बट उतना ज़्यादा वेरी नहीं करता है जितना स्टॉक्स में करता है। अभी होता क्या है स्टॉक मार्केट में, सो स्टॉक मार्केट्स इज रिस्कियर थिंग टू डू एज कंपेयर टू फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, ये सब पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, दीज आर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। अभी स्टॉक मार्केट्स में क्या होता है कि आपका अगर अच्छी आपने शेयर में इन्वेस्ट किया है, सही प्राइस पे किया है, तो रिटर्न जो उससे मिलेगा दैट विल बीट द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ दिस फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। बट आपने अगर खराब स्टॉक्स का चयन किया है, सो इन दैट केस आपका पैसा भी डूबेगा। So you can it can safely be said that you can make good money in the market also, as well as you can lose money in the market. So इसमें हम लोग को डिसीजंस काफ़ी अच्छा लेना पड़ेगा, काफ़ी सोच समझ के लेना पड़ेगा कि हमें किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, किन स्टॉक्स का चयन करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, और इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम क्या है। हम 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5 साल के लिए करना चाहते हैं, तो ये तो लंबे ड्यूरेशन के इन्वेस्टमेंट हो गए। या फिर हम 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कि मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। सो इसमें स्टॉक्स का चयन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चयन नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय नहीं है चयन करने का, सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू गो फॉर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स ओनली, क्योंकि उसमें लॉस लगने का कोई खतरा नहीं है। आपको एक निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा रहेगा, जिसके बेसिस पे आपको इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट होके आपके अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। ना अब हम कैसे स्टार्ट करें, एक तो हमें बेसिक समझना पड़ेगा, वी हैव टू लर्न द बेसिक्स। जो भी जो भी बेसिक्स हैं इन्वेस्टिंग के, जो भी बेसिक्स है ट्रेडिंग के, ये सब मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूँगा, ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स। और हमें एक ब्रोकरेज अकाउंट सेट करना पड़ेगा ना। ब्रोकरेज जो इंडिया में है वो बहुत सारी कंपनीज ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ज़ेरोधा है, जो लार्ज ब्रोकर्स है उसमें ज़ेरोधा है, आईसीआईसी डायरेक्ट है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ है, इंडिया इन्फोलाइन है। ये थोड़े लार्ज अपस्टॉक्स है, ये थोड़े लार्ज ब्रोकर्स हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का अकाउंट है। सो इसमें कुछ होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स, कुछ होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स ना। इसमें फुल सर्विस ब्रोकर्स ये होते हैं जो आपको तो ब्रोकिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो ब्रोकर्स इज नथिंग बट अ इंटरमीडियरी बिटवीन यू एंड द स्टॉक मार्केट। तो आपको जो भी ऑर्डर प्लेस करना होगा वो ब्रोकर के थ्रू प्लेस होगा स्टॉक मार्केट में। फॉर एग्जांपल हमें अगर रिलायंस का एक शेयर परचेज करना है, तो एक परचेज शेयर करने का रिक्वेस्ट मैं ब्रोकर को दूंगा, ब्रोकर इन टर्न विल प्लेस द ऑर्डर इन द स्टॉक एक्सचेंज। और पैसे का सेटलमेंट भी वैसे होता है, आप ब्रोकर को पैसे ब्रोकर के अकाउंट में पैसे देते हो, और जब भी आपका बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो पैसा ब्रोकर एक्सचेंज में दे देता है, और एक्सचेंज से जिसने भी शेयर बेचा है उसको मिल जाता है वो ब्रोकर के थ्रू। सो इसके लिए हमें पहले तो चयन करना पड़ेगा कि हमें फुल सर्विस ब्रोकर के की सर्विसेज लेनी है या फिर डिस्काउंट ब्रोकर की सर्विसेज लेनी है। सो इसमें मोटा मोटा ये डिफरेंस होता है कि एक तो फीस का डिफरेंस हो जाता है। तो फुल सर्विसेज जो ब्रोकर होते हैं जैसे एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़, आई सी आई सी डायरेक्ट, ये सब फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं, तो इसमें फ़ीस जो होता है वो ज़्यादा होता है, डिस्काउंट ब्रोकर्स में फ़ीस कम होता है। बट डिस्काउंट ब्रोकर्स में आपको कोई भी एडिशनल सर्विसेज नहीं मिलती है, जैसे स्टॉक रिकमेंडेशंस, रिसर्च रिपोर्ट, ये सब सर्विसेज आपको डिस्काउंट ब्रोकर्स में नहीं मिलती हैं, बट ये सर्विसेज आपको फुल सर्विस ब्रोकर्स में मिलेगी। तो ये आपको एक चयन करना पड़ेगा।
तो पहले क्या होता था कि जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते थे जैसे HDFC सिक्योरिटीज़ हो गया, ICICI डायरेक्ट हो गया, इनके पास सबसे ज़्यादा कस्टमर्स होते थे। बट बिकॉज आईटी का इतना इम्प्लीमेंटेशन होने लगा, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आने लगी, रियल टाइम सेटलमेंट होने लगा, ये सब सारी चीज़ें होने लगी, सो डिस्काउंट ब्रोकर का भी कॉन्सेप्ट सामने आ गया। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, आप डिस्काउंट ब्रोकर, अगर आप इनिशियल स्टार्ट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, सो आप डिस्काउंट ब्रोकर की सर्विसेज लो, जिसमें सबसे अच्छा जीरोधा है। अब स्टॉक्स इनमें से कोई भी किसी का भी चयन कर लो, क्योंकि इसे अपफ्रंट पेमेंट कम होता है और ब्रोकरेज भी इनका कम होता है। Now the idea is to whenever we are starting in a journey in the stock market, the idea is to keep the concepts very simple and learn as we grow. अभी आप मेरे एक्सपीरियंस अगर आप पूछो तो इसमें आप जितनी भी किताबें पढ़ लोगे, जितने भी ट्रेनिंग सेशंस अटेंड कर लोगे, जब तक आप खुद से करना नहीं चालू करोगे तो एक्ट रियल लर्निंग नहीं होती है। सो इसलिए हमारा उद्देश्य ये है कि लर्निंग को सिंपल रखा जाए और इट शुड बी अ ग्रेजुअल लर्निंग प्रोसेस। जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू करोगे, उसमें इंटरेस्ट लेना चालू करोगे, सो स्लोली एंड श्योरली यू विल ऑल्सो स्टार्ट एनालाइजिंग द एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स जो कंपनी की आती है, कंपनी की जो न्यूज़ होती है, जिससे सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू फोकस, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो यू फोकस इनिशियली ऑन 5 to 10 कंपनीज ओनली। अगर आप सबका एनालिसिस करने जाओगे तो उसका ज़्यादा शेयर्स का एनालिसिस करने जाओगे तो उसका ट्रैक रखना मुश्किल है। So it is recommended by most of the people who have been in the market for a long time that keep it simple. आप कुछ अच्छी कंपनी का चयन करो, उनको पहले एनालाइज करो, उसके बाद जो लर्निंग होगी उस लर्निंग को लेके फिर आप पहले इम्प्लीमेंट करो। उसे अगर प्रॉफिट होता है तो ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो आप करेक्ट करो अपनी स्ट्रेटजीज को, आप करेक्ट करो अपनी एनालिसिस को, उसके बाद धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। सो दीज आर द रिकमेंडेड स्ट्रेटजी। अभी क्या होता है, स्टॉक का टेबल स्टडी करने हमें आना चाहिए जिसमें टिकर सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस का टिकर सिंबल, रिलायंस इंडस्ट्रीज का टिकर सिंबल रिलायंस होगा। तो एनएससी में, एनएससी की वेबसाइट पे, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी वेबसाइट पे आप जाओगे तो अगर मेरे को रिलायंस का शेयर का प्राइस पता करना है या फिर उसका प्राइस मूवमेंट आज के दिन में कैसा हुआ है, सो उस केस में हमें टिकर सिंबल पता होना चाहिए। तो जैसे मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का पता करना चाहता हूँ तो एनएससी के वेबसाइट्स पे जाके मैं रिलायंस टाइप करूँगा, जिससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी, जिन इन्फॉर्मेशन में प्राइस होता है, जो भी करेंट प्राइस चल रहा है रिलायंस का उस समय, वो हमें दिखाएगा। किस प्राइस पे ओपन हुआ, मार्केट जो होता है 9:30 बजे नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए ओपन होता है, तो 9:30 बजे उसका प्राइस क्या था, वो क्लोज कितने प्राइस पे हुआ पिछले दिन, एक दिन पहले, तो 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है, तो 3:30 बजे का प्राइस क्या था रिलायंस का, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, विच इज़ नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ शेयर दैट हैज़ बीन ट्रेडेड ड्यूरिंग द डे। उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, विच इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी भी टोटल कंपनी के पास शेयर्स हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं द करेंट प्राइस ऑफ द शेयर से, तो हमें मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी पता चल जाती है। उस कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है, प्राइस बाय अर्निंग रेशियो क्या है। तो डिविडेंड पर शेयर इज नथिंग बट जितना भी, लेट सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 4,000 करोड़ का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को बांटा है और उसके 400 करोड़ उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स है। सो इन दैट केस डिविडेंड पर शेयर विल बी 10। अभी फिर होता है कि उसका प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है। प्राइस अर्निंग रेशियो इज नथिंग बट प्राइस डिवाइडेड बाय द करंट स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर फॉर द लास्ट 4 क्वार्टर्स। तो लेट सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1,000 करोड़ कमाए हैं, अर्निंग्स मतलब नेट प्रॉफिट होना चाहिए, तो 1,000 करोड़ कमाए हैं और उसके 100 करोड़ शेयर आउटस्टैंडिंग है, सो अर्निंग पर शेयर इन दैट केस विल बी 10। अगर करंट स्टॉक प्राइस उसका 100 रुपये है, सो प्राइस अर्निंग रेशियो विल बी 100 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ 10। तो ये सब धीरे धीरे, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो जैसे जैसे हम एनालाइज करते जाएंगे शेयर्स को या फिर उसके स्टॉक टेबल को, ये सब चीज़ें क्लियर होती ना। एक बहुत कॉन्सेप्ट आता है बुल्स एंड बियर्स क्या होते हैं स्टॉक मार्केट में। सो जो अज्यूम, सो बुल्स एंड बियर्स आर बेसिकली अ पर्सन जो कि
जो बुल्स होता है जो ये समझता है कि मार्केट में जो भी इंडेक्स है जैसे निफ्टी है या फिर सेंसेक्स है, सो ये बढ़ने वाला है। और शॉर्ट टर्म मतलब जैसे अगर मेरे को लगेगा कि आज के डेट में अगर निफ्टी 14,000 पॉइंट्स है तो 14,000 से बढ़ के 14,500 हो जाएगा ओवर नेक्स्ट 2 और 3 डेज, तो मैं बुल हो जाऊंगा। अगर मेरे को लगेगा अभी 14,000 है निफ्टी और 2 से 3 दिन में वो घट के 13,500 हो जाएगा, तो ऐसा लोग बोलेंगे कि मैं बियर हूँ, बिकॉज आई एम pessimistic अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड आई बिलीव दैट प्राइसेस आर लाइकली टू फॉल। तो जैसे हम न्यूज़ चैनल देखते हो, जैसे जी बिजनेस देखते हो, CNBC आवाज़ देखते हो, तो उसमें जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं वो बोलते हैं बुल्स एंड बियर्स, आज बुलिश है मार्केट, आज बियरिश है, तो उसका मतलब यही होता है। अगर वो बोलते हैं कि बियरिश आज मार्केट है, बियरिश मतलब उन्हें लगता है कि वो मार्केट घटने वाला है, स्टॉक के जो प्राइस है वो घटने वाले हैं। अगर उन्हें लगता है कि मार्केट बुलिश है तो इसका मतलब है कि स्टॉक के प्राइस या फिर इंडेक्स वो बढ़ने वाला है। सो ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो एज वी लर्न एज वी ग्रो ये सारी क्लियर हो जाएंगी। ना इसमें जो भी मैं अपना सीरीज चालू कर रहा हूँ इसमें क्या रहेंगे, सो एक investing.com का वेबसाइट है जिसमें क्या क्या पैरामीटर्स लगाने हैं, उसका चार्ट पैटर्न कैसे स्टडी करना है वो हम सीखेंगे। गूगल फाइनेंस एक बहुत अच्छा वेबसाइट है, पहले याहू फाइनेंस होता था, अभी वो बंद हो गया, अभी गूगल फाइनेंस चल रहा है, जिससे हमें लाइव शेयर का डेटा मिल जाता है बहुत सारा। और एक्सेल लर्निंग कैसे करेंगे, बेसिकली हम एक्सेल मॉडलिंग कैसे करेंगे, जो भी लेट सपोज हम 5 या 10 शेयर का चयन कर रहे हैं तो एक्सेल में उसको कैसे एनालाइज करेंगे। इसमें आपको ये भी बताऊंगा गूगल फाइनेंस के थ्रू लिंक करके आपको एक्सेल कैसे बनाना है, उसका टेबल कैसे बनाना है, उसको एनालाइज कैसे करना है। सो ये सभी स्ट्रेटजीज हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में आता है पी रेशियो, आता है अर्निंग पर शेयर रेशियो, आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए कंपनी को सिलेक्ट करते वक्त जब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ये भी हम स्टडी करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस आ जाता है कि चार्ट पैटर्न क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। अगर मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है या फिर इंट्राडे मेरे को ट्रेडिंग करना है, मतलब दिन में ही खरीदना है दिन में ही बेचना है, अगले दिन तक वेट नहीं करना है, तो उसके लिए हम क्या क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए आइडियली, या फिर जो मैं देखता हूँ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और लीड इंडिकेटर्स फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट्स क्या हैं, हम इकॉनमी पे कैसे नज़र रखें, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम स्टडी कर सकते हैं या फिर अनुमान लगा सकते हैं उनको स्टडी करके कि अगले 1 महीने या फिर 1 साल में इंडियन इकॉनमी कैसी परफॉर्म करने वाली है। तो बहुत सारे लीड इंडिकेटर्स होते हैं इकॉनमी के, उस पर हमको नज़र रखनी पड़ेगी। सो ये सब मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आपको आपका समय देने के लिए, आप मुझे समय देने के लिए। आई होप दिस लर्निंग विल कंटिन्यू as we grow and learn together. Thank you.